कैसे? नहीं, वो तो देखिए, आप किसी संस्था से जुड़े रहे हैं उसकी तारीफ करेंगे, उसमें ठीक है, वो अपना क्या तारीफ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने। आरएसएस के बारे में बहुत से सवाल रहे हैं पिछले कई वर्षों में। उन सवालों का आज तक कभी भी ना आधिकारिक रूप से ना वैसे कुछ उन्होंने कभी जवाब दे पाए हैं। बहुत से ऐसे सवाल रहे हैं जिसमें जो बातें आरएसएस फैलाता है, कभी अपने पटल से, कभी उनकी तमाम संस्थाओं से, कभी अपने लोगों से, उसके बारे में कभी हम लोगों को ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है। आरएस स्वयं क्या एक पंजीकृत संस्था है? क्या उसके पास बैंक अकाउंट है? भाई 186 करोड़ की अगर आपने दफ्तर बना लिया तो ये पैसा कहाँ से आया? जिस संस्था का अपना बैंक अकाउंट नहीं है, जिस संस्था की अपनी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस देश में वो कैसे काम कर सकती है? भाई आप अपने नाम से अगर आप कुछ बना लें, 2 रुपए का भी अगर काम हो तो इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ लेती है। मैं एक व्यक्तिगत इंसान हूं, अगर मैं कोई ऐसा घर बना लूं जो करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का हो और उसके पास मेरे पास कोई कागज ना हो, तो स्वाभाविक है ना कि सवाल उठेंगे। तो ये सवाल जो सामान्य किसी पे उठने चाहिए, इससे आरएसएस जवाब देने में परहेज क्यों करती है? इंसान परहेज तब करता है जब आदमी वास्तविकता या सत्य दिखाने से कुछ घबराता है। भाषाओं को लेके काफ़ी विवाद आजकल चल बोला है कि हमारे देश में कभी भी इंडियन लैंग्वेजेस के बीच में एनिमोसिटीज़ तो रही नहीं है, मगर अभी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये मिसकंसेप्शन से और दूर रहना चाहिए और इनरिच करना चाहिए हमारी जितनी भी भाषाएं हैं। मगर क्योंकि अभी कुछ टाइम से सर, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा और अभी तमिलनाडु में भी जिस तरीके से भाषा के ऊपर एक विवाद हमने सामने देखा है, प्रधानमंत्री के इस बयान को नहीं, आप देखिए, विवाद तो खुद ही ये लोग खड़ा करते हैं। किसने कहा है कि हिंदी ही देश की भाषा होनी चाहिए? भारत की पहचान को करते हुए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने कहा नारा? ये क्या तमिलनाडु में लगाया था किसी ने? क्या किसी किसी और ने लगाया था? आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन्हीं के लोगों ने ये नारे लगाए हैं। आप ही कहते हैं कि हर जगह एकमात्र भाषा हिंदी होनी चाहिए और कोई भाषा होनी नहीं चाहिए, बातचीत आप हिंदी में करिए। भाई अगर आपको हर भाषा का सम्मान है तो आपके में बोलियों का भी सम्मान होना चाहिए, आप में भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए। मैंने कई बार देखा था संसद में, अगर कोई व्यक्ति बात करते हुए अंग्रेजी में जवाब देने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते थे कि हिंदी में बोलिए। क्यों? कोई किसी भी भाषा में बोल सकता है। अपने आचरण में तो आपकी पार्टी किसी भाषा का सम्मान नहीं करती है। तो फिर आप ये इस तरीके के लेक्चर किसको दे रहे हैं? सबसे पहले अपने लोगों को दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को दीजिए, जो भाषा के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं उनको दीजिए ना। तब तो मैं समझू कि चलिए भाई प्रधानमंत्री इस बात को सच्ची में मानते हैं। बात कर लेते हैं अभी सर, जो कांग्रेस पे डरे हैं कि उन्होंने वो चाहते थे कि उनके पार्टी में क्या रोल होना चाहिए, उस पर थोड़ा स्पेसिफाई करें। थोड़ा डिसकंटेनमेंट भी उन्होंने जो था वो राहुल गांधी को स्पेसिफाई किया है। डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा दिखा है कि उनको लगता है कि साइडलाइन कर दिए गए हैं पार्टी में। आप कैसे आते हैं? देखिए, ये मैं जानता नहीं हूँ क्या है, हो सकता है शशि थरूर जी बड़े नेता रहे हैं, आज भी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, और उनका अगर पार्टी या कोई भी इस्तेमाल करेगा तो अच्छा होगा। पार्टी हर व्यक्ति को अपने अपने नज़रिए से देखती होगी, और ये हमारी पार्टी की खूबी है। अब क्या उनमें बात हुई ये मैं नहीं कह सकता, अटकलें लग रही है, लेकिन अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। राहुल जी से मिले हैं, खड़गे जी से मिले हैं, और मुझे पूरी आशा है कि अगर उनके मन में कुछ करने की चाह होगी तो मौका जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं लोकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का आएगा जो एग्रीकल्चर लैंड की सेल को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और जिस तरीके से ये बैन लगाया गया है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड को आउटसाइडर्स को देने के लिए, उस पर एक बैन की लॉ लगाने की तैयारी है। यूसीसी हमने देख लिया इम्प्लीमेंट कर रहा था उत्तराखंड, अब ये नया लॉ है। आप कैसे आते हैं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से भी नहीं, रिलेटेड हैं, देखिए आप क्या देखिए, देखते जमीनों की संरक्षण के लिए कई राज्यों में कानून है। हैं? कई राज्यों में बाहर के व्यक्ति आकर वहाँ ज़मीनें नहीं खरीद सकते हैं। ये जैसे महाराष्ट्र में है कि अगर आप खुद खेती के किसान नहीं हैं तो आप किसानी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। कई राज्यों में है कि आप बाहर से आदमी जाके वहाँ ज़मीनें नहीं खरीद सकता है। आपने ये कानून लाए हैं संरक्षण के लिए, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में भी, जहाँ भी हिंदुस्तान में आदिवासी ज़मीनें हैं, आदिवासी ज़मीनें आप बिना सरकारी परमिशन के नहीं खरीद सकते। क्या शेड्यूल कास्ट ज़मीनों में भी ऐसा है? मुझे उसका ठीक से नहीं पता है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात का एक सवाल जरूर उठाना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर में आप कहते हैं कि हर व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है, तो फिर उत्तराखंड में उस तरीके का लॉ जब आप लाते हैं, मेरा ये कि आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कश्मीर में लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए खोला है, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है।
लेकिन मेरा ये है कि वही पार्टी एक राज्य में एक कानून लाती है, दूसरे राज्य में दूसरी तरीके का कानून लाती है। एक इक्विटी होनी चाहिए लैंड में। एग्रीकल्चर लैंड प्रोटेक्ट करने के दो मसले होते हैं। एक मसला तो ये है कि एक पूरे प्लानिंग में कोई भी राज्य नहीं चाहता कि बहुत सी उसकी ज़मीन जो कृषि के लिए है वो किसी और काम में लग जाए, क्योंकि कृषि की आवश्यकता है, हमें हॉर्टिकल्चर की आवश्यकता है, हमें फूड ग्रेन्स की आवश्यकता है। दूसरा उसमें एक ये भी होता है कि अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से या लीगल तरीके से ज़मीनों को बिकने नहीं देते हैं तो ज़मीनों के रेट भी गिर जाते हैं। और कई कई जगहों पे किसान जो खेती से अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि अगर मैं ज़मीन बेचकर थोड़ा बहुत उस पर पैसा मिल जाएगा, किसी और व्यवसाय में जा सकूं, तो एक कृत्रिम या एक आर्टिफिशियल तरीके से आप उसके जो विकल्प हैं उसको रोकते हैं। दोनों पहलू हैं, एक आर्थिक पहलू है और एक सामाजिक और न्याय का पहलू है। दोनों को देखकर सरकारें इस स्कीम को आगे लाती हैं। क्या उसका असर होता है देखेंगे। जो एनईपी को लेके तमिलनाडु में लड़ाई सामने आ रही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तो अभी पहले एमके स्टालिन ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान का कल रिस्पांस आया, उन्होंने कहा कि पॉलिटिसाइज मत करिए इन सब चीज़ों को। आज अब एमके स्टालिन ने भी जब रिस्पांस किया है, उन्होंने बोला है कि मधुमती छत्ते पे पत्थर मारने की कोशिश मत करिए, और बोला है कि हमने पॉलिटिसाइज नहीं किया है, आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है। देखिए, भाषा का मसला इस देश में सेटल हो चुका है। सन 60 के दशक में कई जगहों पे भाषा को लेकर बहुत लोगों में एक अंदर में सवाल थे, और वो मामला समय आते आते धीरे धीरे लोग जान गए हैं। लेकिन ये पिछले 4-5 साल 6 साल से खासकर हिंदी को लेकर, औरों को लेकर एक संशय है कुछ राज्यों में कि हम पर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा। बिना ज़बरदस्ती किए धीरे धीरे इस देश का जो व्यक्ति है, जो भी भाषा वो सीखना चाहे सीखता है, उसकी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से लोग जिसको पसंद आता है वो करते हैं। लोग अपनी मातृभाषा भी सीखते हैं, और मातृभाषा एक पूरी भाषा भी होती है, उसकी बोलियाँ भी होती हैं, उसके स्थानीय जो वर्जन होते हैं वो भी होते हैं, सब होते हैं। तो जो अब तमिलनाडु कह रहा है कि उसको ये भय है कि उसके ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुरानी राजनीतिक हथकंडा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं वो एक तरीके से उतने भारतीय नहीं हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कई जगहों पे इनके लोग जाकर कहानियां बनाते हैं उन लोगों के बारे में जो हिंदी भाषी नहीं हैं। तो एक तरीके से इस पूरी चीज़ को का राजनीतिक गलत इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, और इसमें जो स्टालिन साहब ने कहा वो ठीक बात कही है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब इस के साथ एकनाथ शिंदे के रूमर्स की बात चल रही थी, तो शिंदे ने कहा, क्योंकि कुछ मीटिंग्स हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, उनको इन्होंने स्किप किया क्योंकि पहले मुख्यमंत्री थे, अब डेप्यूटी सीएम जी। उन्होंने बोला कि मेरे को लाइटली मत लीजिएगा। उन्होंने एक पासिंग रिमार्क ह्यूमर में कहने की कोशिश करी, मगर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं राजनीति में उसके काफ़ी मतलब भी निकाले जाते हैं। आप कैसे इस इक्वेशन को देखेंगे? महाराष्ट्र की जब से नई सरकार बनी है और फडणवीस जी वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये धीरे धीरे बातें निकल कर आ रही है। एक बार पहले भी इसी तरीके के स्टेटमेंट जो हैं बातें कही हैं शिंदे जी ने, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूँ, मतलब कुछ ऐसे कुछ करके। उसका क्या मतलब है क्या नहीं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जितनी भी पार्टियाँ कहीं से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं, उससे अंततः वो पार्टियां कमज़ोर होती हैं, और उन नेताओं का जो भले कुछ भी हो उनका एक तरीके से अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। कुछ 1-2 लोग छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में गए, बाकी ज़्यादातर जो स्थानीय दल हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं या उनको हड़प लेती है भारतीय जनता पार्टी।